हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, कैसे चल रही है एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज का क्लास हमारा डी फर्स्ट ईयर से रहेगा और फर्स्ट ईयर में हम बात करेंगे यूनिट 1 पर अभी हम 1.1 पर बात कर चुके हैं और आज का हमारा क्लास रहेगा यूनिट 1.3 पर। क्योंकि जो टॉपिक्स हमारे हैं मैं उनको दोबारा इसलिए करा रही हूँ कि उनमें क्या बदलाव आया है, क्या नई चीज़ उनमें शामिल होनी चाहिए और क्या क्या नई चीज़ें शामिल हुई हैं। तो दोबारा से वो टॉपिक इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि हालांकि ये टॉपिक्स मैं पहले करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपके सेव हैं, लेकिन फिर से इनमें क्या बदलाव होना चाहिए, क्या नया इनमें इंक्लूड होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये कुछ टॉपिक दोबारा से लेके आई हूँ और इजी तरीके से, पहले से और ज़्यादा सरल। तो आज का टॉपिक यूनिट 1.3 रहेगा। यूनिट 1.1 हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, जिसमें 1.3 में आपको टॉपिक दिया हुआ है डेफिनेशन, कैटेगरीज, बेंचमार्क, डिसेबिलिटी एंड द लीगल प्रोविजनल फॉर पीडब्ल्यूडी इन इंडिया। प्रश्न आपको इस यूनिट से इस तरीके से पूछेगा परीक्षा में, बेंचमार्क विकलांगता की परिभाषा, श्रेणियां और भारत में दिव्यांग जनों के लिए कानूनी प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, 10 नंबर में ये प्रश्न आपको आएगा। आपको कैसे करना है, पहले तो बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी है या बेंचमार्क विकलांगता जिसे कहा गया उसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे, चाहे तो अवधारणा करके या बेंचमार्क विकलांगता क्या है। दोस्तों बेंचमार्क जो शब्द है ये विकलांगता को तो आप सभी लोग समझते हैं। अब बेंचमार्क क्या मतलब हो गया, कुछ ऐसी विशेष या मुख्य विकलांगताओं का गंभीर रूप ही बेंचमार्क विकलांगता कहलाती है। कौन कौन सी है वो भी आगे हम बात करेंगे। मतलब कुछ ऐसी विकलांगताओं को उन्होंने कहा है जो बहुत ज़्यादा गंभीर होना, एक स्थिति को हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में हम इसको देख लेंगे क्या है। बेंचमार्क विकलांगता यूनाइटेड किंगडम में सबसे गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। बेंचमार्क कोई विकलांगता नहीं है, बेंचमार्क एक शब्द है, उस शब्द का उपयोग सबसे गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। अगर आपको 2 नंबर में परिभाषा आ जाए तो बहुत ध्यान से इस चीज को देख लेना। ठीक है, जो रोजमर्रा के कामों को करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं और स्वतंत्र रूप से जीने के लिए पर्याप्त सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इस तरीके से कि सबसे गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द ही बेंचमार्क विकलांगता है, जो रोजमर्रा के कामों को करने में जिन्हें, या हम यहाँ पर लगा सकते हैं जिन्हें रोजमर्रा के कामों को करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने के लिए पर्याप्त सहायता की आवश्यकता होती है, वे व्यक्ति बेंचमार्क विकलांगता वाले कहलाते हैं या बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस अवधारणा को विकलांग भेदभाव अधिनियम 1995 द्वारा पेश किया गया था। कब इस कॉन्सेप्ट को कब किया गया था, 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट द्वारा पेश किया गया था, जिसने विकलांगताओं को 4 श्रेणियों में बांटा था। कैटेगरीज क्या है बेंचमार्क विकलांगता की, देखिए किसने, पीडब्ल्यूडी ने विकलांगताओं को 4 श्रेणियों में बांटा है या वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी, शारीरिक, संवेदी, मानसिक और संज्ञानात्मक। ठीक है, इन सभी विकलांगताओं की गहन स्थिति, शारीरिक रूप से जो बहुत गहन गंभीर है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में, संवेदी इसमें आ जाएंगे हमारे ऑटिस्टिक, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सारे डिसऑर्डर। तो वो कह रहे हैं कि संवेदी, मानसिक और संज्ञानात्मक, इन चारों विकलांगताओं से संबंधित जो व्यक्ति या इन चारों विकलांगताओं से ग्रसित व्यक्ति जो गंभीर रूप से विकलांग है, वह व्यक्ति क्या है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी या बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति है। इन विकलांगताओं के सबसे गंभीर रूप को
किसको? शारीरिक, संवेदी, मानसिक और संज्ञानात्मक इन विकलांगताओं के सबसे गंभीर रूप को बेंचमार्क विकलांगता के रूप में पहचाना गया। ठीक है, पीडब्ल्यू एक्ट के द्वारा। ठीक है, इस वर्गीकरण का उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए है, किसका जो पीडब्ल्यूडी ने इनको श्रेणीगत किया गया है या वर्गीकृत किया है, कह रहे हैं इस वर्गीकरण का यह उद्देश्य निर्धारित करने के लिए एक स्पष्ट मानक स्थापित करना था कि क्या व्यक्ति पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत विकलांग है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट इसके पहले जो ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी की क्लास की है मैंने, उसमें बताया है जो व्यक्ति 40% विकलांग है उसके अंदर आता है 40% से ज्यादा जिसमें विकलांगता है, समझ रहे हैं, वो पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वह क्या है, एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। ठीक है, उसमें मैंने बताया, तो वही कह रहे हैं कि मानक स्थापित करना था कि व्यक्ति पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत विकलांग है और भेदभाव के खिलाफ और सुरक्षा के हकदार है। समझ गए आप बेंचमार्क विकलांगता क्या है? कुछ नहीं है, बेंचमार्क शब्द जिनको गहन गंभीर विकलांगता है उस विकलांगता को वर्णन करने के लिए बेंचमार्क शब्द का उपयोग किया गया या उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जिस व्यक्ति की विकलांगता बहुत गंभीर है, उच्च समर्थन वाला व्यक्ति है, तो उसको बहुत ज्यादा उच्च समर्थन की आवश्यकता होती है, तो वह व्यक्ति किसके अंतर्गत आता है? बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत आता है। अच्छा, दूसरा इसमें पूछा गया आपको भारत में दिव्यांगजनों के लिए कानूनी प्रावधान क्या क्या है, उसमें भी मैंने बताए हैं जो पहले क्लास के। इसमें और ज्यादा इजी और शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लिखा बहुत सारा है ताकि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आएगा। जो मेन पॉइंट थे मैंने बस वही पॉइंट आपको बहुत बारीकी से लिखे हैं, थोड़ा समझिएगा उसको। ठीक है, कह रहे हैं भारत में दिव्यांगजनों के लिए कानूनी प्रावधान। भारत में विकलांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडी के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं। ठीक है, भारत में विकलांग व्यक्तियों के पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं। इन कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव ना हो और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए समान अवसर और समान संसाधन उपलब्ध हों। भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित कानूनी प्रावधान हैं। 2 नंबर में आपको प्रश्न आ जाएगा कि भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रावधान क्यों आवश्यक है, तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए। भारत में विकलांग व्यक्तियों के पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई कानूनी प्रावधान है। इन कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव न हो, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए समान अवसर और संसाधन उपलब्ध हो। इसलिए विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रावधान आवश्यक है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है? इसमें 8 प्रावधानों की बात की गई है। पहला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। ठीक है, तीसरा है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम। 5वां है विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। ठीक है, छठा है आपका विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति। 7वां है दिव्यांगजन पुनर्वास अधिनियम। 8वां है आपका सुगम्य भारत अभियान। अब इनमें हमने कितना कितना लिखना है एग्जाम में वो चीज देख लीजिए। जैसे कई सारे प्रावधान है, जैसे पहले बताया गया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जो कि क्या है पीडब्ल्यूडी एक्ट का संशोधन है ये। इस अधिनियम ने कह रहे हैं विकलांग व्यक्तियों जिसमें समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम है। ठीक है, कह रहे हैं 1995 यानी कि 1995 का स्थान लिया है। पहले क्या था, ये 1995 में बनाया गया था।
ठीक है, जिसे PWD एक्ट के नाम से जाना जाता था, उसी का संशोधन करके 2016 में RPWD के नाम से जाना जाता है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसका स्थान लिया, यह भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। यह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पहुंच और गैर भेदभाव के लिए प्रावधान भी करता है। ठीक है, दूसरा प्रावधान क्या है, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम। दूसरा कानून क्या बना 1919 में, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम। ठीक है, कह रहे ये अधिनियम ऑटिज्म, सेरेब्रल पालिसी, मानसिक विकलांगता और कई विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रावधान करता है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट कह रहे हैं इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना और उनकी संपत्ति का प्रबंधन और प्रशासन करना है। कह रहे हैं व्यक्तियों के कानूनी संरक्षण प्रदान करना और उनकी संपत्ति का प्रबंधन और प्रशासन करना है। ठीक है, कह रहे हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुसंधान, कह रहे हैं अलग अलग नए नए रिसर्च और अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कौन, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक डिसेबिलिटी की बात की है, सेरेब्रल पालिसी, ऑटिज्म, मानसिक विकलांगता और कई ज्यादा नहीं 4 या 5 डिसेबिलिटी की बात की उन्होंने। ठीक है, अच्छा तीसरा आपका क्या है, तीसरा कानून क्या है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में बना था ये। ठीक है, RCI भी इसी से संबंधित है। यह अधिनियम देश में पुनर्वास पेशेवरों और कर्मियों के प्रशिक्षण को मानकीकृत या विनियमित करना तथा उन्हें अधिकारों की रक्षा करना, कह रहे हैं यह अधिनियम देश में पुनर्वास पेशेवरों और कर्मियों के प्रशिक्षण को मानकीकृत करता है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं अधिनियम देश के यानी पूरे देश में, इंडिया आप समझ रहे हैं, पूरे भारत में अगर हम बात करें उस लेवल पर है। पेशेवर जो प्रोफेशनल हो गए, जैसे हम आप स्पेशल एजुकेटर हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, जो स्पेशल एजुकेशन से डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी डिप्लोमा करते हैं, तो वे सभी पेशेवर और कर्मियों उनको प्रशिक्षण देना, मानकीकृत और विनियमित करने के लिए बनाया गया है। कह रहे हैं ये RCI की स्थापना करता है। ठीक है, जो पुनर्वास पेशेवरों और कर्मियों की शिक्षा और प्रशिक्षण को विनियमित करता है। कौन, RCI। ठीक है, हमारा जो डिप्लोमा है वो भी तो RCI के अंतर्गत है। ठीक है ना, RCI से होता है ना रजिस्टर्ड। नेक्स्ट कह रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, मेंटल हेल्थ एक्ट जो है उसी के अंदर आता है। ठीक है, अब उसमें क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, जो मानसिक रोग होते हैं, जिनको या मानसिक विकलांग है या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का उन्हें कोई भी समस्या है, उनको देखभाल करना या सेवाएं प्रदान करना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना। यह मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों से प्रवेश, उपचार और छुट्टी की समीक्षा करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, पांचवा आपका अधिनियम है विकलांग व्यक्ति, जिसमें आ रहा है समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, यानी कि हमारा PWD एक्ट। ठीक है, जो कह रहे हैं 1995 में। ठीक है, ये कह रहे हैं यह दिव्यांगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में पहला व्यापक कानून था। यानी कि भारत में सबसे पहला जो कानून बना PWD एक्ट बना था, जिसमें बात की गई थी विकलांग व्यक्तियों के समान अधिकार की, उनके अधिकारों की संरक्षण की, सुरक्षा की और उनकी पूर्ण भागीदारी की। ठीक है, कह रहे पहला व्यापक कानून बना था। इसमें दिव्यांगों के लिए रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाएं, कह रहे शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं में आरक्षण के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकलांगता अधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया। ठीक है, छठा उसका एक्ट है, कह रहे हैं विकलांग व्यक्ति
व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, ठीक है, 2006 में बनी थी। इस अधिनियम में कह रहे हैं यह नीति का उद्देश्य समाज में दिव्यांगों की पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना है, जो 2006 में बना है। विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसमें विकलांगों को रोकथाम, चिकित्सा और पुनर्वास और शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सुगमता के लिए प्रावधान किए। इसमें विकलांग लोगों को पूर्ण भागीदारी उन्होंने दी, उसको बढ़ावा दिया और विकलांगता के रोकथाम के लिए उन्होंने काम किया, उनको मेडिकल सेवाएं दी उन्होंने, और कह रहे हैं रोजगार भी दिया और सामाजिक सुरक्षा और सुगमता का भी उन्होंने क्या प्रावधान किए हैं। सातवां आपका है दिव्यांगजन पुनर्वास अधिनियम, ठीक है, 2017 में यानी 2017 में ये अधिनियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत यानी कि 2016 के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किए गए, यानी कि जितने भी अधिनियम बने हैं, ठीक है, उन सभी का लागू करना, कार्यान्वयन करना, ठीक है ना, किसी चीज की, किसी भी कार्य की प्रक्रिया, किसी भी योजना की प्रक्रिया, किसी अभियान की प्रक्रिया, किसी एक्ट के अंतर्गत किसी की सेवा देना या सेवा प्रदान करना, वो इसमें कह रहे हैं कि अधिनियम बना, इसके अंतर्गत जितने भी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किए गए तथा दिव्यांगता प्रमाणन, सुगमता, गैर भेदभाव के लिए प्रावधान किए गए। किसके अंतर्गत? जो एक्ट हमारा बना दिव्यांगजन पुनर्वास, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 8वां सुगम्य भारत अभियान, सबसे लास्ट में। यह अधिनियम 2015 में यानी 2015 में ये बना है। कह रहे हैं इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना, जिसमें कह रहे हैं इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर परिवहन प्रणालियों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाना है। यानी कि इसने इसको क्या करा, टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। डिसेबिलिटी की जो उनकी सर्विसेज थी उनके लिए क्या करा, एक तो आरक्षण दिया उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद उन्हें सार्वजनिक स्थानीय परिवहन प्रणाली और सूचना संचार टेक्नोलॉजी से इन्हें जोड़ा, उनको लिखा, दिव्यांग के लिए सुगम वातावरण बनाया, ठीक है, जगह जगह। इस अभियान का उद्देश्य देश में दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाना है, ठीक है। तो ये 8 हमारे कानून थे जो दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं भारत में। ये सब भारत में लागू किए गए हैं और भारत में बने हुए हैं, ठीक है। जितने थे आपको बता दिए और अभी सुचारू रूप से चलाए जाए, ठीक। तो आपको कैसे करना है, अब मैंने तो पता है क्या, बोर्ड पे जगह कम थी, इसमें ऐसे किया, आपको क्या नंबर 1 डाल के उसको डिटेल में करेंगे, नंबर 2 डाल के, जैसे कि अब बढ़ाना कैसे है, इसमें सेरेब्रल पॉलिसी की बात की गई, ऑटिज्म की बात की गई है नेशनल ट्रस्ट एक्ट में, तो उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट में ऑटिज्म के थोड़े 2-2 लाइनें करेंगे, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, 10 नंबर के लिए आएगा आपका। अगर मैं चाहती तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी को ही पूरा बता सकती थी, लेकिन मैंने सोचा एक बार में अगर क्लियर करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा अगर आपको आएगा, ठीक है। तो ये 10 नंबर के लिए हो गया आपका, ठीक है। 8 इसमें मैंने 8 अधिनियम, 8 कानून की बात की गई, 8 प्रावधान मैंने आपको इसमें बताए हैं। सबको आप बारी बारी एक ही लाइन में लिखेंगे, एक ही लाइन में ऐसे, ठीक है ना, ऐसे नहीं आगे पीछे जैसे मैंने लिखे ऐसा नहीं करना है, आपको एक लाइन में बना के चलना है, ठीक है। मैंने तो जहाँ लाइन खत्म हुई है वहीं से दूसरा छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। जगह कम थी, बताना ज़्यादा था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं देखकर, और फिर क्या होता है ना, छूट जाता है, कहीं का कहीं हो जाता है, कहीं का कहीं हो जाता है। तो उस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया डिटेल में इसमें क्या क्या करना है, इस टॉपिक में कैसे कैसे करना है, ठीक है। बाकी इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।